Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. Today we are going to study the first chapter, the Indian Constitution, and I am having the book class 8 Social and Political Life, and this is very interesting chapter. Okay, so let us start without wasting time. The Indian Constitution. तो Indian Constitution क्या है, इसकी फीचर्स क्या है, हमें क्यों चाहिए है, ठीक है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में देखो, इस पैराग्राफ में लाइन टू लाइन तो मैं आपको नहीं बताऊँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बहुत फिर बोरिंग हो जाता है. ठीक है, एक एक वर्ड बताने में. तो मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि जैसे इस बारे में क्या दिया हुआ है कि जैसे जो भी गेम हम खेलते हैं तो उसमें हमें रूल चाहिए होते हैं. जैसे फुटबॉल का एग्जांपल दिया गया है कि फुटबॉल का मैच खेलते हैं तो फीट से ही खेल लेता है. अगर हम हैंड से टच करते हैं तो वो हमारा रूल ब्रेक हो जाएगा. ऐसे क्रिकेट होता है, क्रिकेट में भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं. तो इसी तरीके से कोई भी कंट्री को चलाने के लिए रूल रेगुलेशन चाहिए होते हैं. ठीक है, तो उससे क्या होता है कि स्मूथली वो जो सोसाइटी है वो रन करती है. तो इस तरीके से जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमारा रूल्स लिखे जाते हैं कि भी हाँ ये सब रूल्स हैं, तो वो क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान. तो अब आपने ये नहीं बोलना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान होता है. आपने ये बताना कि एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रूल्स होते हैं, वो संविधान होता है. ठीक है, फिर इसके बाद हमारा क्या आ जाता है कि हमें जो कंट्री है उसको कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए ज़रूरत क्या पड़ी. इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ. ये लिखी हुई हैं कि एक तो जो 1934 में नेशनल कांग्रेस ने उसने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मांग करी. मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या होता है कि ऐसे मेंबर्स जो मतलब कि रूल बनाएंगे. अब एक मेंबर से तो रूल नहीं बनेंगे ना, काफ़ी सारे मेंबर चाहिए, तो वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है. फिर इसको बनाने के लिए कब लगे थे ये भाई बनाने, 1946 दिसंबर से लगे थे नवंबर 1949. ठीक है, तो इस बीच में इतना टाइम लग गया इसको. ठीक है, 100 मतलब कि 150 ईयर्स के स्ट्रगल के बाद ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना. फिर उसके बाद हमारा क्या है, अब हमें ज़रूरत क्यों पड़ी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की. इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि इट लेज आउट सर्टेन आइडियाज दैट फॉर्म द बेसिक ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन. मतलब कि जो पहली जो रिक्वायरमेंट क्या थी जो कॉन्स्टिट्यूशन की, वो ये सर्व करता है पर्पस को कि जो भी रूल्स बनाए जाते हैं इसमें, ठीक है, वही रूल्स बनाए जाते हैं जो हम मतलब कि जो हम चाहते हैं जिससे हम रहें. देखो कोई भी कंट्री है, हम उसमें तभी अच्छे से रह पाएंगे ना जैसे हमारी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं. तो इस तरीके जो भी हमारी एस्पायरेशन है, जो भी हमारी डिज़ायर है हमें रहने के लिए, वो पूरी हो रही है. तो वो सारी की सारी पूरी हों, वो सारे रूल रेगुलेशन पूरे हो, तो वो हमारी ये जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस पर्पस को पूरा करता है. ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बताता है कि जो हमारी जो फंडामेंटल हमारी सोसाइटी कैसी है, जो एक कंट्री है वो डिफरेंट कम्युनिटी से बनी होती है. ठीक है, जिसमें मतलब कि क्या होते हैं लोग ये मतलब कि अपने सभी रूल होते हैं. जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हेल्प करता है कि जिसमें कुछ रूल्स और प्रिंसिपल होते हैं जिसमें सभी के सभी क्या हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं कि भाई जो रूल बने हैं कि वो सभी मतलब इसमें ये नहीं है कि वो कोई ये कह रहा है कि हम मतलब ये ठीक है, कोई कह रहा है नहीं. मतलब जो सभी की क्या होती है, कंसेंसस होती है कि सभी मानते हैं कि वो जो रूल बने हैं वो सभी के लिए ठीक बने हैं. ठीक है, पहला पर्पस तो हमारा जो संविधान है वो पूरा करता है. फिर इसमें जो ये स्टोरी दी गई है भाई, इसमें क्या बताया गया है कि जो नेपाल है, नेपाल में क्या था कि 1990 के टाइम में पहले ना डेमोक्रेसी थी. ठीक है, 12 ईयर तक डेमोक्रेसी रही. लेकिन जब फिर 2002 में अक्टूबर में क्या हुआ कि जो किंग ज्ञानेंद्र आए तो उन्होंने क्या किया, अब धीरे धीरे मतलब डेमोक्रेसी को वो पसंद नहीं करते थे, तो डेमोक्रेसी उन्होंने क्या किया, अपनी मोनार्की शुरू कर दी. ठीक है, तो मोनार्की में क्या होता है कि एक किंग होता है और उसके जो मतलब कि अपने अकॉर्डिंग रूल बनाते हैं. तो उसके बाद लेकिन जैसे लोगों को अब वो रूल्स रेगुलेशन नहीं अच्छे लगे तो 2006 से एक मोमेंटम शुरू हो गया डेमोक्रेसी का. बहुत अच्छे तरीके से मतलब कि लोगों ने आंदोलन चलाने शुरू किया, जैसे पिक्चर्स में आपको दिखाया गया. ठीक है, फिर फाइनली 2008 में जो नेपाल है दोबारा से उसमें डेमोक्रेसी आ गई, एक अपने मतलब कि जो लोगों के अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन बन गए. ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या आता है इसमें, यहाँ पे सेकंड है, हम ये पढ़ लेते हैं. यहाँ पे फिर वही नेपाल का स्ट्रगल बता रखा है कि जो उसमें ऑटोक्रेसी है. ठीक है, ऑटोक्रेसी खत्म होने के फिर डेमोक्रेसी आ गई. ठीक है, ऑटोक्रेसी से क्या है कि लोगों पे ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे. डेमोक्रेसी आने से क्या है कि लोगों को मतलब सभी लोगों के बारे में मतलब कि सोचा गया. ठीक है, तो जो सेकंड इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है हमारे संविधान का वो क्या है कि जो कंट्री किसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है. ठीक है, मतलब कि जैसे अगर हमें मतलब कि इसका जो हमारा पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमें ये पता चलेगा कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है. जैसे नेपाल का हमें पता लगा, नेपाल में क्या है कि ऑटोक्रेसी थी, फिर धीरे धीरे क्या होगी डेमोक्रेसी होगी. तो जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये रोल गाइडलाइन बनाने में. ठीक है, सोसाइटी के लिए जो भी डिसीजन होते हैं कि प्रॉपर डिसीजन ले सके सोसाइटी. ठीक है, तो अब एक सिचुएशन डिस्क्राइब की गई है कि जैसे एक क्लास है, क्लास में जो टीचर होती है वो जैसे कुछ टाइम के लिए मतलब कि क्लास से बाहर चल जाती है, तो वो एक सुरेश जो लड़का है उसको मॉनिटर बना देती है. और वो बहुत ही क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि आपस में बहस करने वाला लड़का होता है, परेशान करने वाला होता है. तो वो क्या करता है कि सुरेश एक जो क्लास में उनका जो लड़का होता है
अनिल उसको मतलब कि जानबूझ के वो तंग करता है, ठीक है। जब उसकी टीचर जो मिसेस राव है वो वापस आती है तो उसको बोलता है कि जो सुरेश है वो मतलब कि तंग कर रहा था उसको, मतलब उसी के ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं, इल्ज़ाम लगा देता है कि वो क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था। तो टीचर अब उसको सुनती नहीं और वो बोलती है कि भाई तुम्हें अनिल तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हें 100 टाइम्स ये लिखना पड़ेगा कि भाई मैं रूल्स को जो डिसोबे नहीं करूँगा क्लास में, ठीक है। लेकिन वो जो फिर वो बच्चा कहता है कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, तो भाई लेकिन वो टीचर वो कुछ नहीं सुनती है। तो इस सिचुएशन में मैं क्या पता लगा कि अगर किसी को कोई अथॉरिटी मिलती है, कोई मतलब कि अगर पावर मिलती है तो उसका क्या है, मिसयूज़ करते हैं। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, वो एक सेफ गार्ड का काम करता है कि इस तरीके से जो भी लीडर होगा वो क्या करेगा, कोई भी किसी भी चीज़ का मिसयूज़ ना करे, ठीक है। तो ये देखो लिखा भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि कोई भी अथॉरिटी क्या है किसी भी प्रकार का मिसयूज नहीं करेगी, ठीक है। इसमें आपको ये ध्यान में रखना है। फिर जो हमारा राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू इक्वलिटी में यही है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो इसी चीज़ पे ध्यान रखता है कि हम सभी इक्वल हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखा जाएगा। फिर इसमें हमारे देखो क्या, इन वट वेज इज क्लास मॉनिटर मिस यूजिंग द पावर, किस तरीके से उसको मिस यूज़ करता है, वो उसको तंग करता है, ठीक है, बुली करता है, ये लिखना है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर मिस यूजिंग इज पावर, तो इसमें हमारा बी और सी आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, फिर आपको एक सिचुएशन ये दी गई है कि जैसे क्लास में कुछ बच्चे होते हैं, वो ये कहते हैं कि टीचर को कि हमें फुटबॉल खेलना है, फिर वो कहते हैं, कुछ कहते हैं कि हमें क्रिकेट खेलना है, तो टीचर डिसाइड नहीं कर पाती। तो टीचर कहती है कि चलो हम ये देख लेते हैं कि ज़्यादा मेजोरिटी कौन है, तो मेजोरिटी किसकी होती है, बॉयज़ की होती है, तो बॉयज़ को चांस मिलता है, गर्ल्स को नहीं मिलता। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या आता है कि जो मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो ये काम करता है कि जो हमारे जो मतलब कि जो माइनॉरिटीज़ है, माइनॉरिटीज़ पीपल होते हैं उनको इग्नोर नहीं किया जाएगा, मतलब कि जो माइनॉरिटी का मतलब है जो नंबर ऑफ लेस नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, जो लोग नंबर्स में कम होते हैं, तो माइनॉरिटीज़ को इग्नोर नहीं किया जाएगा, ठीक है, सभी को इक्वल ही मतलब की पावर दी जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर इसके अलावा क्या है, जो अनदर रीज़न क्या है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, जो टायरनी, जो अत्याचार किया जाता है माइनॉरिटी मेजोरिटी के खिलाफ, उसको भी ध्यान में रखता है, ठीक है। जिसे इंटर कम्युनिटी और इंट्रा कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट दिया गया है। इंटर कम्युनिटी का मतलब कि जो एक कम्युनिटी के लोग मतलब कि दूसरी कम्युनिटी के लोगों पर डोमिनेट करते हैं, तो वो इंटर कम्युनिटी होती है। और इंट्रा कम्युनिटी का मतलब होता है एक ही कम्युनिटी में लोग आपस में एक दूसरे को जो डोमिनेट करते हैं, तो वो इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे जो थर्ड सिग्निफिकेंस है वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की वो क्या है कि टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ, इसका मतलब क्या है कि हम अपने हम जो लाइफ में करते हैं कि कुछ डिसीजन होते हैं, अभी तो हर टाइम हम सही डिसीजन लेते हैं, तो हम जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इस तरीके से रूल्स लिखे हैं तो हमें जो हेल्प करते हैं कि भाई हाँ हम इस तरीके से डिसीजन लेने चाहिए। अब देखो एक सिचुएशन दी गई है, इसमें जो शबनम होती है, शबनम ने डिसाइड कर लिया, शबनम इज इन फिक्स, ठीक है, डिसीजन, उसको डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन लेना है कि उसको चैप्टर है रिवाइज करने के लिए पढ़े हैं, कल टेस्ट है, उसका फेवरेट टीवी प्रोग्राम भी आ रहा है, उसको वो भी देखना चाह रही है, ठीक है, वो उसको छोड़ नहीं सकती। लेकिन अब उसको यह है कि अगर मैं रिवीजन नहीं करूँगी तो मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, तो शबनम क्या कन्फ्यूज़ है, ठीक है। तो शबनम लेकिन फाइनली क्या डिसाइड करती है कि भाई मैं टीवी नहीं देखूँगी, मैं अपनी रिवीजन करूँगी, क्योंकि अच्छा होगा, क्योंकि फिर मतलब इट्स अ गुड थिंग। फिर जब वो मतलब कि वो टीवी ना देख के जब वो पढ़ना शुरू करती है तो उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई अच्छी बात हुई कि उसने टीवी नहीं देखा, ठीक है। और उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस, मतलब देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर्स, उसके मतलब माइंड में काफ़ी क्वेश्चंस भी आ रहे थे। तो अब क्या हुआ, मतलब कि अगर शबनम उस समय 2 डिसीजन थे, वो टीवी, उसका जो फेवरेट प्रोग्राम था वो भी था, उसको रिवीजन भी करना था। अगर उस समय टीवी देख लेती तो उसको जो रिवीजन टेस्ट होता है वो अच्छा ना होता, ठीक है। तो उसने एक अच्छा डिसीजन लिया, ये चीज़ भी मैटर करती है, ठीक है। तो इस तरीके से सिमिलरली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन दैट वी माइट टेक द कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट, कि इस तरीके से डिसीजन लेने में हेल्प करता है जो मतलब कि हम अगर दूसरा डिसीजन लेते तो हमें उसे मतलब बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है, ठीक है। इसमें हमारा जो ये वर्ड है थोड़ा डिफिकल्ट है, ये हमारा एक्रीमोनिटस है। एक्रीमोनिटस का मतलब क्या होता है, जो उग्रता, मतलब कि जिसमें हम ज़्यादा मतलब कि फायर्स हो जाते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे वीम्स, वीम्स क्या होता है, जो सडन आइडियाज होते हैं, ये है। और इसके अलावा हमने यहाँ पे दिया हो कि जैसे शबनम होती है वो क्यों हैप्पी होती है कि उसने टीवी नहीं देखा, क्योंकि उसको मतलब कि सफिशिएंट टाइम मिल गया चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए, आप इसमें ये लिख सकते हो। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, ये आपको रिकैप दिया गया है, जो हमने नेपाल का एग्जांपल पढ़ा है, सुरेश का एग्जांपल पढ़ा है, गर्ल्स का पढ़ा है कि गर्ल्स हमारी कम होते बॉयज़ ज़्यादा होते हैं, शबनम का एग्जांपल पढ़ा है, तो ये सब चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। फिर हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे जो की फीचर्स हैं, की फीचर्स के बारे में किया गया है कि हमारे जो संविधान है उसकी खासियत क्या है, ठीक है। इसमें हम सिर्फ ये चीज़ आप देखेंगे कि जो दिस वॉज डन नॉट बाय 1%, ठीक है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि 1% ने नहीं बनाया, ठीक है, 300 पीपल्स ने इसको लोगों ने बनाया है। एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है जो 1946 में बनी थी,
और उसको मतलब कि एक मतलब कि जो हु मेट पीरियडिकली फॉर द नेक्स्ट ईयर 3 ईयर्स से भी ज़्यादा 3 ईयर्स तक अप्रोक्सीमेटली 3 ईयर्स तक का टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को राइट करने में लग गया। ठीक है, फिर ये जो हमारे पिक्चर में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इनको हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को क्राफ्ट करने का मतलब कि माना गया कि क्राफ्टर है। ठीक है, जिन्होंने मतलब कि सांचा मतलब इसका बनाया है हमारे संविधान का। ठीक है, तो जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो मतलब कि जो हमारे मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनके पास बहुत बड़ा काम था। मतलब कि संविधान लिखना कोई छोटा काम नहीं था, बहुत बड़ा काम था। तो इसमें क्योंकि प्रॉब्लम भी आई, कैसे प्रॉब्लम है कि हमारे इंडिया कंट्री में मतलब कि बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेज बोल जाती है, डिफरेंट रिलीजन्स भी है, डिफरेंट कल्चर को भी ध्यान, इन सब की चीज़ों को ध्यान में रख के एक ऐसा मतलब कि रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं जो जिसमें सब सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, तो जिससे मतलब कि क्या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा गया, तो इंडिया उस टाइम से बहुत ज़्यादा टर्मोइल का, तो उथल पुथल से मतलब कि पैनिक से गुजर रही थी। ठीक है, जो पार्टीशन हुआ हमारी कंट्री का, इंडिया और पाकिस्तान का, वो एकदम से मतलब कि साथ साथ ही था। तो जो प्रिंसली स्टेट्स जो बने हुए थे, ठीक है, उनको डिसाइड मतलब कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि जो किंग है कौन किसको मतलब कि रूल करेगा। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी जिस टाइम में हमें मतलब कि इसको मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, लेकिन फिर भी इसकी कुछ इतना सब होने के बावजूद इसकी कुछ फीचर्स हैं। पहली फीचर्स क्या, हमारी फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि जो मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, एक गवर्नमेंट के जो लेवल्स होते हैं, फेडरलिज्म का अगर हम मतलब कि ब्रीफली अगर करें तो क्या है कि जो गवर्नमेंट के लेवल्स को डिवाइड किया जाना, वो फेडरलिज्म होता है। ठीक है, जैसे आपको ये डायग्राम है, जैसे पहले लोकल गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, 3 लेवल्स हो गए गवर्नमेंट के। ठीक है, अब देखो हर एरिया को अच्छे से करने के लिए अलग अलग गवर्नमेंट भी चाहिए। ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही सबको संभाल लेगी। ठीक है, लोकल एरियाज़ को लोकल गवर्नमेंट ही अच्छे से संभाल सकती है, फिर स्टेट को स्टेट गवर्नमेंट ही संभाल सकती है। पूरे जो हमारे सेंटर को, जैसे दिल्ली में है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही संभाल सकती है। तो जैसे हमारा स्कूल है, स्कूल में क्या होता है कि अभी सारे काम तो प्रिंसिपल नहीं कर सकता ना, तो प्रिंसिपल क्या करता है कि जैसे किंडरगार्टन है तो उसका अलग उसका कोऑर्डिनेटर बन जाता है, जो आपका जो जूनियर विंग होता है उसका अलग हो जाता है, सीनियर विंग को एक अदर पर्सन वो अपॉइंट कर लेता है कि भाई हाँ ये आपको देखना, तो काम डिवाइड किए जाते हैं। तो एक तरीके से क्या होता है, एक सिस्टम बन जाता है। तो इस तरीके से फेडरलिज्म में भी क्या है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है जी, फिर उसके बाद हम हमारा क्या है, ये हमारा इसके बाद इसमें आपको हम ये कर लेते हैं सर, वाइल ई स्टेट इन इंडिया एंजॉय ऑटोनॉमी इन एक्सरसाइजिंग पावर ऑन सर्टेन इश्यूज। इसमें वैसे यही चीज़ें ही हैं कि जो हर स्टेट होता है वो क्या करता है, इंजॉय करता है अपनी ऑटोनॉमी इन एक्सरसाइजिंग पावर। मतलब कि हर स्टेट के अपने, मतलब ये नहीं है कि सेंटर जो लेवल है वही मतलब कि सारे के सारे रूल देगा। तो जो मतलब कि स्टेट है उसके पास भी एक पावर होगी अपने रूल्स बनाने की। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि अब स्टेट के पास ही सारे मतलब कि रूल रेगुलेशन की पावर है, वो सेंटर ही डिसाइड करेगा। लेकिन हाँ, जो स्टेट है वो भी अपने डिसीजन ले सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो उसमें कंटेंट लिस्ट होती है, उसमें फिर डिटेल इश्यूज होते हैं, जो मतलब कि 3 टायर जो ईच टायर यही है, जो स्टेट लेवल है, लोकल है, सेंट्रल है, ठीक है, इन्हीं टायर्स की बात की गई है। जो गवर्नमेंट है वो अपने लेवल पे बना सकते हैं। ठीक है, फेडरलिज्म के अंडर क्या होगा, जो स्टेट्स है वो मतलब कि आर नॉट मियरली एजेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रॉ द ऑटो अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। मतलब इसका मतलब ये है कि वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट बन के नहीं है, कि वो अपने आप से भी डिसीजन ले सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या था, मतलब कि कंक्लूजन में जो फेडरलिज्म का अगर हम बात करें तो फेडरलिज्म क्या है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के आते हैं। जो स्टेट लेवल होता है उसको पूरा अपना राइट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। ठीक है, जो गवर्नमेंट है उसके क्या होता है, डिफरेंट टायर्स होते हैं। ठीक है, तो वो किस में आ जाएंगे, हमारे जो गवर्नमेंट के जो पार्ट्स होते हैं वो किस में आ जाएंगे, पार्लियामेंट ऑफ गवर्नमेंट में आ जाएंगे। फिर इसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट में क्या होता है कि जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है सफरेज, किसका मतलब क्या होता है कि जो पर्सन मतलब कि वोट देने का राइट होता है। हम वोट, अच्छा वोट इलेक्शन में खड़े होने का क्या है कि कोई भी पर्सन खड़ा हो सकता है, उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। तो जैसे हम हर किसी को राइट है इलेक्शन में लड़ने का, फिर इलेक्शन में अगर आपको वोट लेके जी जाते हो तो वो पार्लियामेंट में भी एज ए रिप्रेजेंटेटिव चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो पीपल ऑफ इंडिया है डायरेक्ट रूल इन इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव। जो हमारे जो इंडिया में जो लोग हैं उनको एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बनने का मतलब कि राइट है। ठीक है, जो हर सिटीज़न है वो मतलब कि किसी भी बैकग्राउंड का को वो उसमें मतलब कि अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बना सकता है।
ठीक है। फिर इसमें क्या जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो आर अकाउंटेबल टू द पीपल। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है कि आंसरेबल होंगे, ठीक है। अगर मान लो उन लोगों ने मतलब कि उसको रिप्रेजेंटेटिव बना लिया वोट देके, अगर वो कुछ गलत काम करता है तो उसको आंसर देना पड़ेगा लोगों को। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि लोगों की वजह से वो हायर पोजीशन पे आया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर में हमारा क्या आ जाता है कि इससे 3 टाइप्स की पावर्स हो जाती हैं। जैसे लेजिस्लेचर हो जाता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता है। लेजिस्लेचर का मतलब इसमें MP MLA आ जाते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? जैसे PM और पुलिस आ जाती है, ठीक है। जुडिशरी क्या होता है? जो जजेस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं। अब देखो 3 लेवल्स की गवर्नमेंट बन गई है, ठीक है। 3 लेवल्स की गवर्नमेंट में क्या है कि अगर मान लो लेजिस्लेचर कुछ गलत काम कर रही है तो उसको चेक करने के लिए तो कोई होना चाहिए ना। लेजिस्लेचर का अगर कुछ गलत काम करे तो उसको एग्जीक्यूटिव के ऊपर पूरा राइट है कि वो डिसीजन ले सकता है। अगर एग्जीक्यूटिव ही गलत करे तो जुडिशरी के ऊपर राइट है कि वो ध्यान रखे कि एग्जीक्यूटिव है जो लेजिस्लेचर है कि वो अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग से पावर को डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। फिर इसमें क्या जो जुडिशरी होते हैं ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। क्या होता है कि एक सिस्टम होता है जो कोर्ट का कंट्री में, ठीक है। और ये सब क्या है? थ्रू दिस ईच ऑर्गन, हर ऑर्गन क्या करता है? एक्ट कर एक दूसरे पे एक्ट करता है। मतलब कि जो लेजिस्लेचर अब एग्जीक्यूटिव को देखेंगे, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को, जुडिशरी लेजिस्लेचर को, मतलब कि एक सर्कल बन जाता है कि वो आपस में एक दूसरे को चेक करेंगे जिससे क्या है एक बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या था? हमारे फंडामेंटल राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हुए गए हैं भाई। राइट टू इक्वलिटी, हमें हर किसी को हर मतलब कि रिलीजन के जो लोग हैं वो इक्वल हैं। फ्रीडम है, हर किसी को बोलने का अधिकार है। राइट अगेंस्ट कोई अगर हमसे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो हम उसको अगेंस्ट काम मतलब कर राइट है कि हम आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है। कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी हम धर्म को अपना सकते हैं। कल्चर एजुकेशन राइट, हमें पढ़ने का अधिकार है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या है कि अगर हमारे संविधान में किसी भी मतलब कि अगर हमें लग रहा है कि हमारे किसी भी राइट को हार्म हो रहा है तो हम इसके अगेंस्ट भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे राइट्स हो गए हैं। फिर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स में यही सब राइट्स की बात की गई है, ठीक है। कंसाइंस का मतलब क्या होता है कि हम ये एक इंटेलिजेंस का काम करते हैं जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाता है भाई? हमारे इसमें जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं उन्होंने एक आया कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके 2 फोर्स होते हैं। जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हर किसी सिटीजन को क्या होता है कि मतलब कि क्लेम कर सकता है कि भाई मुझे ये राइट मिला नहीं है, ठीक है। हम मतलब हमें अगर किसी भी मतलब कि राइट से अगर वंचित किया जाए तो हम इस चीज़ को कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमारी। फिर इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स में क्या होता है? जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता है स्टेट पॉलिसी की, मतलब कि जो स्टेट पॉलिसी क्या है जो डायरेक्ट हमारे रूल रेगुलेशन बनाते हैं, ठीक है, उसको बोला गया है। जो सेक्शन है वो डिज़ाइन किया जाता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर वही चीज़ डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और ये सभी बताया गया बस इसमें हमारा। फिर इसमें हमारा क्या है कि ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि अगर ये हो तो 13 ईयर्स ओल्ड है, वर्किंग फैक्ट्री में करा तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन लगा सकते हैं। अगर जो पॉलिटिकल्स है मतलब कि अलाउ नहीं कर पा रहा है लेबर्स को अदर स्टेट से तो इसका राइट टू हम फ्रीडम का राइट है हमारे पास, ठीक है। अगर जो पीपल हैं वो परमिशन नहीं दे रहे हैं कि हम तेलुगु मीडियम स्कूल केरला में ओपन करें तो हम एजुकेशन राइट लगा मतलब कि है, ठीक है। इसमें किसके अंडर आता है? जो डिसाइड है, जो प्रमोट नहीं करा किसी ऑफिसर को तो राइट टू इक्वलिटी का हमारा इसमें लो आ जाएगा, ठीक है। और इसमें जैसे कुछ मैंने लिखा भी हुआ है, देख लो 2 ईयर्स हमें 11 मंथ 18 डेज एग्जैक्टली हमें कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में लगे। और जो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसने अपने हाथों से लिखा था वो प्रेम बिहारी नारायण राय जायस है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें बताते हैं सेकुलरिज्म की। सेकुलरिज्म की क्या है कि सेकुलरिज्म क्या होता है कि मतलब कि एक हर कंट्री के जो हर जो मतलब ये नहीं है कि इसमें हिंदू ही रहेंगे मुस्लिम रहेंगे, हर धर्म के लोग मतलब कि मान जाते हैं। मतलब कि सेकुलर स्टेट क्या होता है? इसमें हर स्टेट में कोई ऑफिशियल ये नहीं होता कि सिर्फ एक ही रिलीजन रहेगा, हर टाइप के रिलीजन इसमें रह सकता है, तो वो क्या होता है? सेकुलरिज्म होता है, ठीक है। तो इसके अलावा इसी से रिलेटेड इसमें दिया गया कुछ ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद इसमें क्या कर जो हमारे कुछ मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं वो मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ कि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो एक बार सर्च करो। और ये क्या है कि अगर हमें कोई अगर ये हो कि कोई हमें पोएम है तो इस रिलेटेड क्या होगा कि हमें जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ होते हैं वो सिर्फ हमें हमें ये नहीं, हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है क्या? हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें फंडामेंटल ड्यूटी को याद रखना बजाय कि हमारे राइट तो ठीक है लेकिन जो हमारी ड्यूटीज़ होती हैं उस पर ज़्यादा हमें फोकस रखना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा का सारा चैप्टर मैंने बहुत ही ब्रीफ में करने की कोशिश करी है क्योंकि अगर मैं बिल्कुल वर्ड टू वर्ड अगर इसको बनाती तो मोर देन 1.5 आवर की ये वीडियो बन जाती, तो लेकिन इतना बड़ा मुश्किल हो जाता है समझना। तो मैंने पूरी कोशिश की है इसको कम मतलब कि वर्ड्स में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी की स्टडिंग, बाय बाय।